हेलो फ्रेंड्स जय हिंद। इस वीडियो लेक्चर में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में बोलें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आखिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्यों और ये मूल अधिकारों से कैसे अलग है। ठीक है, पहले आप जान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, फंडामेंटल राइट्स में जितने भी अधिकार दिए हुए हैं वो एक आपको जस्टिसेबल है, ठीक है, न्यायोचित है। इसके अगेंस्ट अगर वायलेशन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर किसी भी जितने भी आर्टिकल्स में दिए हुए आपको प्रावधान है उसके अगेंस्ट आप कहाँ नहीं जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। देखिए, इसका मेन मकसद क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मेन मकसद क्या है। मेन मकसद है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का अगर इसका मतलब क्या हुआ, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर सब समान हो। ठीक है, और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ठीक है, सभी समान हो। थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर सभी समान होंगे, आइडियल टाइप का स्टेट होगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, ये एक तरह से ठीक है बट ऐसा होता नहीं है। तो इसका मेन पर्पस क्या था, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, हमारे संविधान निर्माताओं को ये उनको लग रहा था कि हमारे राज्य में सभी आर्थिक रूप से बराबर हो, शैक्षिक रूप से बराबर हो और राजनीतिक स्तर पर सभी का बराबर प्रतिनिधित्व मिला जाए। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि ये प्रावधान, ये प्रोविजंस कहाँ से लिया गया है। तो ये प्रोविजंस हमको लिया गया है आयरलैंड से। ये प्रोविजंस कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड की संविधान से। ठीक है, ये आयरलैंड के संविधान से 1937 में ये प्रावधान का विचार आया था। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, हमारे जो फिलोसफर हैं या फिर कह सकते हैं कि हमारे जो संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर हैं, उन्होंने क्या कहा इस आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। B.R. अम्बेडकर ने कहा, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, संविधान को राज्य के नीति निश्चित तत्वों के संविधान में क्या उनका स्थान दिया है, उन्होंने दिया है आत्मा तथा दर्शन। ठीक है, आत्मा और दर्शन कहा है। इसी तरह हम देखेंगे तो ग्रेनविल, एक अंग्रेज फिलोसफर है, ग्रेनविल, ठीक है, ऑस्टिन, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है संविधान की मूल आत्मा। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि संविधान का मूल आत्मा है। देखिए, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो जरूरी पड़ने पर फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, उसको अगर सिचुएशन पर है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो मूल, ठीक है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, जैसे हमारा मूल है, मूलभूत इकाई है, मनुष्य को जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो बेसिक जो है वो सभी को उपलब्ध हो, ऐसा व्यवस्था वो चाहते थे। ये जितने भी जो महान हैं जो संविधान के बारे में लिखा, उन्हें समझा,
उनका ये मानना था कि जो देश एक आइडियल टाइप होना चाहिए जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उनका मेन उद्देश्य था ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका विशेषता क्या है। विशेषता देख लेंगे। ठीक है, विशेषता देखिए ये जो है निर्देशक तत्व ये 1935 का जो हमारा अधिनियम था। ठीक है, 1935 का जो अधिनियम था, नियम, उसी के समान है ये। ठीक है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, लेकिन 1935 का जो निर्देशक तत्व था उस समय जो अंग्रेज ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो करते थे स्टेट पॉलिसी के लिए, तो वो 1935 का अधिनियम का अभी जो हमारे पास वर्तमान है उसका कुछ समान है, सिमिलर दिखाई देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लोक कल्याणकारी। ठीक है, लोक कल्याणकारी हितों की बात कही गई है, इसमें लोक कल्याणकारी हितों की बात कही गई जिसमें आपको न्याय, ठीक है, समानता और स्वतंत्रता का वर्णन है। न्याय स्तर पर सभी समान होने चाहिए। ठीक है, समानता, सभी को बराबर का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो विधि का अधिकार हो या फिर अवसर की स्वतंत्रता हो। ठीक है, जैसे अवसर की समानता हो तो अवसर के हो गया, न्याय की समानता हो गया, राजनीतिक समानता हो गया। ठीक है, जितनी भी समानताएं हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, उनमें सब में क्या चाहिए, इक्वलिटी चाहिए और स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट है ये गैर न्यायोचित है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह है कि अगर इसका वायलेशन होता है, इसका उल्लंघन होता है, तो इसके विरुद्ध हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की दरवाजा नहीं खटखटा सकते, इसकी विशेषता है। ठीक है, इसीलिए इसको लोक कल्याणकारी कहा गया है। ठीक है, उनका विचार था, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनका ये मानना था कि ये हमारे संविधान में जितने भी उच्च जो गैप है, ठीक है, जो सामाजिक स्तर पर गैप हो, राजनीतिक स्तर पर गैप हो, उसको मिटाना है। हमारे सभी एक संपूर्ण हो, मतलब एक सभी को मतलब डेवलप्ड हो, कहने का मतलब है डेवलप्ड हो सभी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नीति राज्य के नीति निर्देश तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देश तत्वों का वर्गीकरण, तो ये 3 स्तर में इसको बांटा गया है। पहला देखते हैं, पहला है समाजवादी, दूसरा इंपॉर्टेंट है गांधीवादी, तीसरा इंपॉर्टेंट है क्या, उदारवादी। ठीक है,
अब इसका क्या मतलब है, समाजवादी का क्या मतलब है? समाजवादी का अर्थ है लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। ठीक है, स्थापना करना और उसका मार्ग क्या करना है, प्रशस्त करना। मतलब उसको कोई बाधाएं नहीं आए, इसकी आपको इसके बारे में वर्णन है। इसको हम आर्टिकल्स को देखेंगे। ठीक है, गांधीवादी क्या विचारधारा था? गांधीवादी विचारधारा ये था कि गांधी जी जब अपने आंदोलन के दौरान जो अपनी गरीबी को देखा, जब उन्हें संघर्ष के दौरान जो स्थिति को देखा, उसको बहुत सारी योजनाएं उनको विचार में आई। ठीक है, उन्हें बहुत सारे सिद्धांत को दिया, उस सिद्धांत को हम गांधीवादी विचारधारा का निर्देशक तत्वों को वर्गीकृत करते हैं। यहाँ पे कहेंगे आंदोलन के दौरान ठीक है, आंदोलन के दौरान किए गए योजनाओं का संकलन है इसमें। ठीक है, इसमें संकलन है जितने भी योजना है, जैसे कि उनका मानना था कि हमारा जो शक्ति है, ठीक है, राज्य की शक्ति है, वो पंचायती स्तर पर होना चाहिए। वो राज्य की शक्तियों का विकेंद्रीकरण चाहते थे। क्या चाहते थे? शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, क्या चाहते थे? वो विकेंद्रीकरण चाहते थे, ताकि कोई भी जो शासन हो वो डिक्टेटरशिप ना हो। ठीक है, वो ये हो कि सेंटर के पास पावर चला जाए और वही राज्य को हैंडल कर रहा है, वही जो ब्लॉक लेवल है, ग्राम लेवल है, उसको सबको हैंडल कर रहा है। ऐसा नहीं, वो चाहते थे कि जो ग्राम स्तर की जो प्रशासन है वो ग्राम, वहाँ के लोग, गांव के लोग संभाले। ठीक है, उस शक्तियों का क्या चाहते थे? विकेंद्रीकरण चाहते थे। जैसे कि सेंटर के पावर है, सेंटर के पावर को हम स्टेट को भी पावर मिलेगा। सेंटर के पावर उसको डिवाइड करेंगे राज्य और केंद्र के बीच, और केंद्र की भी पावर हम पंचायत स्तर पर भी डिवाइड करेंगे। उसी को हम विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण वो चाहते थे गांधी जी के विचार था। उदारवादी क्या था? उदारवादी में था, यहाँ देखेंगे उदारवादी में, यहाँ पे उदारवादी को यहाँ बौद्धिक उदारवादी, ठीक है, इसको कहिए। तो ये क्या था? उदारवादी विचारधारा। क्या था ये? उदारवादी विचारधारा। अब हम एक एक आर्टिकल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में दोस्त बनाऊंगा मैं। डीपीएसपी को पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाऊंगा। ठीक है, इसको हम आर्टिकल शायद लिखना भूल गए, तो आर्टिकल्स मैं लिख दे रहा हूं। भाग 4 और अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद हम बात करें तो 36 से 51 के बीच है ये। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कौन सा भाग में है, किस किस आर्टिकल्स के बीच है, तो इसको वहाँ पे याद रखना है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। आराम से देखते हैं, टेंशन की बात नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पहला क्या था?
समाजवादी, समाजवादी, ठीक है, विजिबल होगा आई थिंक। समाजवादी, अब हम एक एक आर्टिकल्स को देखेंगे। समाजवादी में पहला आर्टिकल्स इसमें आता है, पहला अनुच्छेद, ठीक है, ये अनुच्छेद रहेगा 38। 38 में क्या कहा गया है? 38 में फिर हम सेम चीज को दोहराया गया है। 38 में कहा गया है, 38 में कहा गया है सामाजिक, यहाँ पे आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। राजनीतिक में क्या चाहिए? इसमें चाहिए आपको समानता, ठीक है, समानता चाहिए। इसमें भी जैसे कि प्रतिष्ठा हो गया, मान, ठीक है, आय तथा अवसर की समानता। अब देखिए कितनी बड़ी बात इसमें है, और इसे 38 में कितनी बड़ी बात है। कोई भी इंसान अगर कहीं वर्क कर रहा है ना, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अगर सैलरी देते हैं, पैसा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका गुलाम है और आप उसको बेइज्जती कर सकते हैं। उस सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ काम करने का उसको अधिकार होना चाहिए। ये विचार आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, राज्य के नीति निर्देश तत्व में, ठीक है। आय की समानता होनी चाहिए, ठीक है, आय में सिमिलरिटी, ये नहीं कि बहुत सारा जैसे फीमेल मेल की होता है, आगे आएगा तो उसको देखेंगे। इसके बाद अवसर की समानता होनी चाहिए, ठीक है, आय की समानता, अवसर की समानता। अवसर की समानता अगर आपको दिखिएगा यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में, मूल अधिकार में, तो आर्टिकल 15 में ये बात आती है, ठीक है। तो यहाँ भी याद करते हैं, अब चलिएगा। तो ये हो गया इसमें 38। अब हम देखेंगे 39। 39 में क्या है? 39 देखिएगा तो 39 में जैसे आप यहाँ पे है धन, ठीक है, धन और उत्पाद का जमाखोरी नहीं कर सकते आप। क्या नहीं कर सकते हैं? जमाखोरी। देखिए फ्रेंड्स, जब इंडिया में प्याज की कीमत बढ़ने लगता है ना, तो लोग क्या करते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, और उसको आपको गोदाम में पैक कर देते हैं। और जैसी कीमत बढ़ने लगती है तो उसका क्या करते हैं, निकालते हैं और हाई प्राइस में बेच देते हैं। तो ये खिलाफ है, ठीक है। इसके अगेंस्ट भले हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये 39 आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स 39 में मेंशन है कि आप ऐसा नहीं करिए, ठीक है। प्यार से बोला गया, इसके अगेंस्ट तो आप जा नहीं सकते, फिर हाँ ठीक है, इसमें धन और उत्पाद का जमाखोरी नहीं कर सकते हैं, एक बात है। दूसरी बात क्या बोली गई है, जैसे पुरुष तथा स्त्री, ठीक है, पुरुष तथा स्त्री का समान वेतन, समान काम के लिए, ठीक है, काम के लिए समान वेतन। आप क्रिकेट देखते हैं, देखते ही होंगे, तो आपको ये बताइए कि BCCI कोई डिसीजन लिया है? हाँ तो लिया है, क्या लिया है कि जो मेल है, जैसे पुरुष वाली टीम है, जिस तरह उनको मैच में जिस तरह फी मिलता है, उस तरह फीमेल को भी मिलेगा, ये करेंट बात है। लेकिन यही बात देखिए, पहले क्या होता था, ऐसा माना जाता था कि जो पुरुष है उसके पास ज़्यादा कार्य करने की क्षमता है एज कम्पेयर टू स्त्री, ठीक है। इसीलिए पहले क्या होता था कि पुरुषों की ज़्यादा सैलरी रखा जाता था, स्त्रियों की कम। लेकिन ये अभी के दौरान आर्टिकल 39, ठीक है, को वायलेशंस करता है। और यहाँ पर ये बात कही गई है कि स्त्री और पुरुष के बराबर सैलरी, बराबर अगर पद पर कोई है बैठा हुआ इंसान, तो बराबर सैलरी का वो हकदार है, चाहे वो फीमेल है मेल है, डजेंट मैटर। बात समझ रहे होंगे आप।
ठीक है, ये करेंट एग्जाम्पल है। 39 तो हो गया, और इसमें देख लेते हैं क्या था। ठीक है, और है, और ये है कि बलात्श्रम। बलात्श्रम क्या है? बलात्श्रम अगर फंडामेंटल राइट की बात करें, फंडामेंटल राइट, ठीक है, मूल अधिकार। देखिए दोस्त, ये मूल अधिकार में कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल्स 23। बात समझ गए? 23। बलात्श्रम, इसको हम जो जनरल टर्म हम लोग यूज करते हैं, बेगारी। ठीक है ना, कोई किसी का गुलाम नहीं है, कोई बेगारी नहीं खटा सकता। अगर ऐसे खटाता है, देखिए फंडामेंटल मूल अधिकार था तो कोर्ट में सीधे चला जाएगा। तो ये यहाँ पे वर्णित है, लेकिन ये मूल अधिकार में भी है, इसके अगेंस्ट कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या हम देख सकते हैं? नेक्स्ट हम देख सकते हैं बालकों को स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य उपलब्ध कराना। ठीक है, हेल्थ स्तर पर। ठीक है, जैसे गांव में देखे होंगे कि एनीमिया की इशू हो जाता है। ठीक है, एनीमिया की इशू हो जाता है, जैसे बहुत सारे रोग के चपेट में आ जाते हैं गांव लेवल में। शहर में तो चलिए मेडिकल फैसिलिटी है, हॉस्पिटल है, अच्छे हैं, बट गांव में देखिएगा तो यहाँ पे इस राज्य की जो कल्पना की गई है, वहाँ में बालकों को भी स्वास्थ्य, जहाँ भी है वहाँ पे सबको आपको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। कहाँ पे कही गई है? आर्टिकल 39 में। चलिए थोड़ा मिटाते हैं, स्पेस नहीं बन रहा है। अब 39 का सब क्लोज एक है, उसको देख लेते हैं। मिट नहीं रहा है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 39 का सब क्लोज। 39 आर्टिकल्स 39 का क, 39 के क में क्या बात कही गई है? तो 39 के क में कही गई है निःशुल्क विधि सहायता। ठीक है, ठीक है। अभी इसके रिगार्डिंग एक बात हुई थी, हमारे प्रेसिडेंट का नाम पता है आपको? सीडेंट। ठीक है, एक जज का मीटिंग था जिसमें हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस भी थे, बहुत सारे सभी राज्य को जस्टिस थे। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक मीटिंग था। वहाँ एक बात द्रौपदी मुर्मू, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, उन्होंने कही थी कि बहुत सारे गांव में क्या होता है कि छोटी छोटी अपराध के लिए जेल चले जाते हैं। ये बात बहुत वायरल भी हुआ था, आप देखिएगा इसको वीडियो में। छोटी छोटी चीज़ के लिए जेल चले जाते हैं। ठीक है, अब उनके पास पैसा नहीं होने की वजह से वो कोई वकील नहीं कर सकते। ठीक है, और वो बहुत दिन तक क्या होते हैं? जेल में रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि बाहर की दुनिया से कट जाते हैं और बाहर आना नहीं चाहते हैं, और उनके वाले को छुड़ाता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमको गरीबों के लिए क्या पे यहाँ पे चाहिए? निःशुल्क विधि सहायता। आप वकील को कीजिए, क्या कोर्ट है, केस है, वो देखेंगे, जल्दी उसको छुड़ाएंगे। तो गरीबों के लिए, ठीक है, गरीबों के लिए, गरीबों के लिए क्या करना है? निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराना है। आर्टिकल 39 हो गया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 41, क्योंकि यहाँ पे एक इसलिए है क्योंकि दूसरा जो गांधीवादी विचारधारा है उसमें 40 आएगा। तो आर्टिकल 41 में क्या बात कही गई है? तो 41 में हमारा ये बात कहा गया है लोक सहायता पाने के अधिकार।
अब लोक सहायता में क्या है, ठीक है, तो लोक सहायता में हम कह सकते हैं कि काम पाने के अधिकार, ठीक है, शिक्षा पाने के अधिकार, न्याय पाने के अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पे लोक सहायता पाने की अधिकार है। तो इसमें और भी बहुत सारा, आर्टिकल 41 हम लोगों ने देख लिया। बहुत कला है इसमें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 42, आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में क्या है, काम में न्याय संगत सहायता, काम में न्याय संगत सहायता। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा हो, कोई कहाँ पे कारखाना में कर रहा है, कारखाना या सरकारी संस्था में कोई कार्य कर रहा है, थाना में कोई काम कर रहा है, या कोई प्राइवेट, ठीक है, निजी संस्था में कोई काम कर रहा है, संस्था में कोई काम कर रहा है, तो उस स्थिति में वहाँ का जो मैनेजमेंट है उसको काम में न्याय संगत सहायता प्रदान करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैटरनिटी लीव, ठीक है, मैटरनिटी लीव, ठीक है। इसके साथ आप देखिएगा जैसे कोई इलनेस, ठीक है, बीमार पड़ जाता है, कोई बीमार है, उसको क्या चाहिए, लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई मैटरनिटी लीव है तो वहाँ पे भी मैटरनिटी लीव में कुछ पैसे, अगर वो काम से बढ़ जाते हैं तब भी उनको कुछ पैसे की सहायता चाहिए, पैसे या सैलरी बंद नहीं किया जाए, यहाँ पे वेतन को बंद नहीं करना, इस तरह का मैनेजमेंट में सहायता कर सकता है इस आर्टिकल 42 के तहत, ठीक है, काम में न्याय संगत सहायता। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 43 की। आर्टिकल 43 क्या है, आर्टिकल 43 कहती है कामगारों की जो सैलरी है, ठीक है, निर्वाह मजदूरी, ठीक है, निर्वाह मजदूरी, इसका क्या मतलब हुआ, तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। इस चीज को समझिए पहले, निर्वाह मजदूरी का क्या मतलब हुआ, मतलब इसका यह हुआ कि सरकार ना वेतन, जो मिनिमम वेतन होता है ना, मिनिमम जो सैलरी होता है, भेज होता है, उसको फिक्स करके रखा है कि आप इतना से कम नहीं दे सकते हैं, ताकि उसका जीवन पालन चल सके, ठीक है।
तो जो सरकार का जो वेतनमान है, ठीक है, यहाँ पे जैसे सरकार का वेतनमान है उतना आपको मिनिमम देना है, ठीक है, ताकि वो जो मजदूर है उसका जीवन का निर्वाह हो सके, ठीक है, आप उसको कम नहीं दे सकते। तो उसका और साथ ही सामाजिक और संस्कृति अवसर उसको प्रदान करना है। ये आर्टिकल्स में यहाँ पे है मेंशन। अब देखते हैं 43 का क। ठीक है, 43 का क देखेंगे, सब क्लोज। फोर्टी थ्री का हम लोग देखेंगे क। 43 का क में क्या है, इसमें है उद्योग प्रबंधन, उद्योग प्रबंधन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जो फीमेल पार्टिसिपेशंस, मेल पार्टिसिपेशंस, ठीक है, फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन, ठीक है, मेल वर्क पार्टिसिपेशन, ठीक है, इसको बढ़ावा देना है, ठीक है, ये प्रोत्साहित करना है कि आपको जो उद्योग धंधे हैं उसको में आप जाए, ठीक है, उसका ये प्रबंधन होना चाहिए कि मेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, ठीक है, ताकि देश का जीडीपी बढ़ सके। अब हम देखते हैं 47 में क्या है, 47 में देखिएगा तो लोक स्वास्थ्य में सुधार, ठीक है, उसमें क्या होता है, आहार तथा जीवन स्तर में सुधार। आपने गांव देहात में देखा ही होगा कुपोषण का जो प्रॉब्लम बहुत आता है। गवर्नमेंट एक स्तर का क्या चल रही है, स्कीम बहुत सारा चला रही है कि आपको क्या करती है कि कुपोषण जितने भी कुपोषित है उसको एक मास लेवल पर एक कैंपेन करके उसको कैसे कुपोषण को हटाया जाए। इसलिए देखिएगा कि आपको जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे खाने की व्यवस्था है, जिसमें अंडा है, दाल है, ठीक है, उसको व्यवस्था किया है। और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कितनी कैलोरी किसे मिलनी चाहिए, पुरुष की कितनी कैलोरी होगा, स्त्रियां का कितनी कैलोरी होगा, ठीक है, उसके साथ विटामिन कितनी होनी चाहिए, मिनरल्स कितनी होते हैं, ये पूरी बात आपको गवर्नमेंट ने ये कैंपेन के द्वारा या उनका एक योजना के द्वारा, बहुत सारी योजना गवर्नमेंट चलाती है जिसके पोषाहार का जो मेल न्यूट्रिशन उसको खत्म करना है और जीवन स्तर को सही स्वस्थ बनाना है। क्योंकि देखिए क्या होता है, हमारे इंडिया में ना जितनी पॉपुलेशन है उसको स्वास्थ्य में बहुत अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। अगर उनका स्वास्थ्य में खर्चा ना हो तो क्या होगा, हमारा जीडीपी इंक्रीज करेगा। तो स्वास्थ्य में विशेष ध्यान देना है उनको। जो स्वास्थ्य का मेन मूल कारण क्या है, उसका मल न्यूट्रिशन होना, उसके पूरे पोषक तत्व नहीं उपलब्ध होना। तो पोषक तत्व को उपलब्ध कराने का ये आपको मेंशन कहाँ है, लोक स्वास्थ्य को सुधार में आर्टिकल 47। तो ये हमने क्या देख लिया, ये हमने देख लिया आपको समाजवादी में इतने आर्टिकल्स मेंशन थे। अब देखेंगे हम गांधीवादी, ठीक है, गांधीवादी को देखेंगे। बोर तो नहीं हो रहे होंगे दोस्तों, एग्जाम में सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मेंस राइटिंग भी करिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल्स मेंशन करना होगा। अब हम लोग देखते हैं गांधीवादी विचारधारा। तो मैंने बता दिया कि जो आंदोलनों के दौरान या फिर जब गांधी जी भ्रमण कर रहे हैं देश में, जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए और उन्होंने आंदोलन से पहले क्या किया,
देश के हर एक कोने में उन्होंने विजिट किया, वहाँ प्रॉब्लम्स को जाने, और अपने आपको पता ही है कि बिहार के चंपारण से अपना फिर आंदोलन को चालू किया। ये सब तो अच्छा से पता ही होगा, हिस्ट्री का पार्ट है। तो गांधी जी ने अपने जितने भी योजनाएं हैं जो उनको सोच, वो चाहते थे कि जो शक्ति आपको ग्राम लेवल तक मिले, उनको जो था उनका विचार था, जो भी विचार था वो उसको इस आर्टिकल्स में संकलन किया गया है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। पहला देखिए 40, पहला ही आर्टिकल देखिए, गांधी जी का विचारधारा से प्रभावित पहला आर्टिकल्स क्या है? ये है पंचायती राज या ग्राम पंचायत कर सकते हैं, ग्राम पंचायत। ठीक है, गांधी जी ग्राम पंचायत के पक्षधर थे। उनका मानना था कि शक्ति का विकेंद्रीकरण होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए उन्होंने ग्राम पंचायत को प्रोत्साहित किया। ग्राम पंचायत जो कि बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, ठीक है, उन्हें त्रिस्तरीय लेवल का ये उन्होंने दिया। एक मेहता कमेटी था, उन्होंने बलवंत राय मेहता कमेटी त्रिस्तरीय वो शासन का प्रावधान है इसमें। जैसे ग्राम, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखिए ग्राम पंचायत, ग्राम लेवल में ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल में क्या दिया उन्होंने, ब्लॉक लेवल दिया पंचायत समिति, ठीक है, और जिला लेवल पर क्या उन्होंने दिया, जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद। तो ये 3 लेवल पर अभी भी ये लागू है। तो गांधी जी का पहला आर्टिकल्स, गांधी जी विचारधारा से पहले प्रभावित आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स 14। तो ये ग्राम पंचायत। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स 43, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग, ठीक है, कुटीर उद्योग। गांधी जी अपने उनका मानना था, पहले आपको ये बात तो पता ही होगा कि गांधी जी विदेशी जो वस्त्र था उसका बहिष्कार किए थे। उनका मानना था कि हमारा अपना होना चाहिए, खादी के कपड़ा पर उन्होंने जोर दिया। तो उन्होंने कुटीर उद्योग को बहुत प्रोत्साहित किया है। ठीक है, कुटीर उद्योग जो कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक। ठीक है, सार्वजनिक मतलब सरकार लेवल पर को प्रोत्साहित होने चाहिए। ठीक, हैंडक्राफ्ट, ठीक है, जो कि हस्तकरघा बोलते हैं। ठीक है, हैंडक्राफ्ट जो हाथ से बना हुआ, उनको बहुत सारा प्रोत्साहित किया। इसलिए उन्होंने चरखा से सूत काटते थे और उन्हें कपड़ा बुनते थे। ठीक है, तो ये बात कही गई है आर्टिकल्स 43 में। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल्स 46। आर्टिकल 46 में उन्होंने क्या कहा, आर्टिकल 46 में उन्होंने कहा SC ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तथा शैक्षिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े को क्या करना है, इस पिछड़े को हितों का रक्षा करना है। ठीक है, ST SC जो पिछड़े वर्ग हैं। ठीक है, तो शैक्षिक और सामाजिक रूप से। ठीक है, हम कह सकते हैं कि EWS का जो
प्रावधान हम यहाँ से सोच सकते हैं कि इसमें उन्होंने आर्टिकल 46 में कि अगर, क्योंकि ये फोर्सेबल नहीं है, ये लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन EWS का विचार भी यहाँ से आता है, ठीक है, आर्टिकल 46 से, ठीक है, आर्टिकल 46 से विचार आता है। अब देखते हैं आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद। अब अनुच्छेद 47, ठीक है, आर्टिकल्स 47 और आर्टिकल्स 48, ठीक है, आर्टिकल्स 47। अब 47 क्या बोलता है? इसमें देखिएगा नशीली दवाओं, मादक पदार्थ जो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उस पर उन्होंने रोक कहने के बाद आर्टिकल 47 में कहा गया। दूसरी बात कही गई है जैसे गाय, ठीक है, आर्टिकल 48 में क्या है? गाय और बछड़ा, ठीक है, गाय बछड़ा और अन्य दूधारू पशुओं की हत्या करने से मना किया गया। इसमें क्या किया गया है? उसको बलि से रोक लगाना है, इसमें बात कही गई। देखिए कितनी बड़ी बात कर दी। हम दुधारू पशुओं को अगर हम बलि देते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे समाज में दूध से उत्पादित वस्तुओं की कमी आ जाएगी, ठीक है, दूध से वस्तुओं से कमी आ जाएगी, बहुत सारे दूध उत्पादित वस्तुएं हैं उनकी कमी आ जाएगी। आर्टिकल 48 हमने खत्म कर दी। अब हम गांधीवादी विचारधारा खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं उदारवादी विचारधारा का सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत, ठीक है, उदारवादी सिद्धांत। अब उदारवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल्स है? क्या उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत है? क्या है? बौद्धिक सिद्धांत, ठीक है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, उसमें हम बात करेंगे। अनुच्छेद, अब इसमें बात कही गई है आर्टिकल्स 44, ठीक है। 44 में क्या है बताइए? बहुत चर्चा में रहता है आर्टिकल। इसमें है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान सिविल संहिता थी। और क्या है ये? समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, ठीक है। ये बहुत चर्चा में रहता है, इसके बारे में बात नहीं करने का ज़्यादा, ठीक है, तो आप इसको हमेशा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। एक विशेष समुदाय के लोग इसको विरोध भी करते हैं, अब हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है, समझ लीजिएगा। अनुच्छेद, ठीक है। अब अनुच्छेद देखिए 45, ठीक है। 45 में क्या बात कही गई है? तो अनुच्छेद 45 में है बालकों को 14 वर्ष तक क्या करना है? फ्री शिक्षा, क्या कर सकते हैं हम लोग? निःशुल्क शिक्षा। ये किसमें मेंशन है? आर्टिकल्स 45 में। आर्टिकल्स, अब हम देखते हैं 48। आर्टिकल्स 48 में क्या कहता है? तो आर्टिकल 48 में आपको मेंशन है कृषि तथा पशु पालन,
इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, सभी को पता है। आर्टिकल्स 48 का सब क्लॉज है क्या? तो यस, आर्टिकल्स का 48 का क, इसमें क्या है? पर्यावरण, वन्य जीव को रक्षा करना, रक्षा करना, ठीक है। पर्यावरण तथा वन्य जीव का रक्षा करना, ये आर्टिकल किस में है? 48 के कहाँ पे? ख में है। और हम देखते हैं क्या है, ऊपर थोड़ा लिख देते हैं। तक हम लोग 48 का ख सब क्लोज कर लिए। अब हम लोग 49, 50 और 51 तीन आर्टिकल बच गया। यस, मजा आ गया। पानी पानी हो गया, इसको कपड़ा से साफ कर दिया जाए ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर मिले। चलिए, 3 आर्टिकल्स बचा हुआ है। 3 आर्टिकल्स हम लोग देखते हैं अब। 48 का ख, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। 49 आर्टिकल्स 49। अब 49 में क्या बात कही गई है? तो 49 में कहा गया है, फिर वही है, ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करना। एक लाइन में समझ लीजिए, याद रहेगा आपको। ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करना, ठीक है। इसमें क्या कही गई है? इसमें जो राष्ट्रीय महत्व का है, राष्ट्रीय महत्व का, जो यूनेस्को द्वारा जो हेरिटेज होते हैं, ठीक है, डिक्लेयर हेरिटेज, उसको आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। ये आर्टिकल्स में मेंशन है। आर्टिकल्स 49 हो गया और 50। आर्टिकल 50 क्या है? देखो, आर्टिकल 50 याद करने के लिए छोटा सा याद करिएगा, 25-25, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। इसमें क्या कही गई है? इसमें क्या कहा गया है कि राज्य की सेवाओं, राज्य के सेवाओं, ठीक है, यहाँ पे राज्य के सेवाओं तथा है इसमें न्यायपालिका से कार्यपालिका को क्या किया गया है? न्यायपालिका से कार्यपालिका को इसमें किया गया है, पृथक, अलग किया गया है, ठीक है। तो देखो, 50 को हम लोग 25-25 में डिवाइड कर दिए, अलग कर दिए। कार्यपालिका से आपको न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग कर दिया, और सेवाओं को भी, राज्य सेवाओं को भी अलग किया गया है। तो 50 आर्टिकल। थोड़ा एक ट्रिक है, ट्रिक याद कर लीजिए। 51 आर्टिकल्स, 51, ठीक है। आर्टिकल्स 51 में कहा गया है। अब देखिए, आर्टिकल्स 51 में क्या कहा गया है? तो पहले ये बात कही गई है कि अंतर्राष्ट्रीय कोई विवाद है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विवाद को मध्यस्थता करना, ठीक है, या फिर क्या करना है? न्यायपूर्ण तथा समान संबंध बनाना, ठीक है। इसके साथ और क्या कहा गया? और विधि तथा संधि को सम्मान करना, ठीक है।
तो यहाँ इस अंतर्राष्ट्रीय संबंधी विवादों को न्यायपूर्ण सम्मान करना और उसको विधि को सम्मान करना, ठीक है, और विधि तथा संधि को सम्मान करना, या फिर उसको लागू करने में तो उसको कोई अड़चन न उत्पन्न करना, ये बात कहेगी यह आर्टिकल्स 51 में। फ्रेंड्स, इसके हम लोग 51 कंप्लीट किया, ठीक है। इसके साथ और कुछ एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे, उसको देख लीजिए क्या है। जब नीति निर्देशक तत्व बना, इसके बाद आर्टिकल संविधान संशोधन 42 संविधान संशोधन 42 में संविधान संशोधन में कौन कौन जोड़े गए थे आपको, नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें जोड़े गए थे, मैं बता दूं आपको, पहले 39 के क, ठीक है, 39 के क जोड़ा गया है। इसके देखेंगे 48 का क जोड़ा गया है, ठीक है, 48 का क। इसके बाद देखेंगे क। ऐसे कुछ आर्टिकल्स हैं जिसको उस समय सब क्लोज के तौर पे जोड़ा गया था। ये 1976 में ये संशोधन हुआ था। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया, पार्ट 1 को कंप्लीट किया, कंप्लीटेड, और पार्ट 2 आएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।